7 से 9 नवंबर जयपुर बनेगा बौद्धिक महाकुंभ की भूमि। जयपुर डायलॉग्स 2025 में एक मंच पर आएंगे वे सभी योद्धा, इतिहासकार, चिंतक, रणनीतिकार और धर्म रक्षक जिनकी आवाज है भारत की आत्मा। नीरज अत्री, एस्टर धनराज, डेविड फ्रॉले, CK राजू, मीनाक्षी जैन और बहुत सारे आपके पसंदीदा वक्ता जिनसे आप इस कार्यक्रम में भेंट कर सकते हैं। आप भी इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बने, रजिस्टर करें और उपस्थित रहें। और यदि आप इस आंदोलन को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमारे क्राउड फंड में दान दें। QR स्कैन करके आप हमें योगदान दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया हुआ है। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं आज डॉक्टर विक्रम सिंह जी, एक्स DGP उत्तर प्रदेश और वर्तमान चांसलर नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। और बहुत बहुत स्वागत आपका जयपुर डायलॉग्स पर। नमस्कार संजय जी, बड़ी कृपा की आपने अपने उत्कृष्ट और प्रतिष्ठित मंच पे सेवा का अवसर दिया। जय हिंद, वंदे मातरम। सर, आजकल बड़ी चर्चा चल रही है। हमने पहले एक संभल के बाद एक बार चर्चा की थी। अब चर्चा चल रही है बरेली की। अब ये बरेली में जो ये व्यक्ति है जिसने जो दंगा फैलाया और इसका जो ट्रीटमेंट हुआ, और निश्चित रूप से आप इसको जानते ही होंगे क्योंकि ये तौकीर रज़ा जो है ये पुराना पापी बताया जाता है। तो ये पुराना पापी जो है वो कहते हैं कि साहब कि एक बार इसको मायावती जी के समय पर निरुद्ध किया गया था लेकिन तत्काल छोड़ भी दिया गया था। तो आज जो इस स्थिति ये जो पहुंची है, तो और जिस तरह से योगी जी इसको टैकल कर रहे हैं, और संभवतः इसको आप जानते भी हैं, इसका बैकग्राउंड भी थोड़ा हमें समझाएं, और जो इस समय जो स्थिति चल रही है उसके बारे में भी थोड़ा आपके विचार जानना चाहेंगे। संजय जी नमस्कार, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया है और देश को, समाज को यह समझ लेना चाहिए कि सांप को आप कितना भी दूध पिलाएं, अंततोगत्वा वो दूध जहर में बदल जाएगा और जब भी अवसर लगेगा सांप आपको डसेगा जरूर। IMC, इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल का ये अपने को स्वयं भी सदर बताता है और सदर बताता है अच्छी जानकारी है, अच्छा वक्ता है, उर्दू और अरबी की जानकारी रखता है और क्राउड मैनेजमेंट इसको आता है और ब्लैकमेल करना बहुत एक तरीके से अलतकैया का ये मास्टर है और जिस तरीके से झूठ और फरेब का पुलिंदा पेश करके रखता है वो अपने में ही कला है। और दुर्भाग्य इस बात का है कि लोग इसके समझ नहीं पाए। जैसे कहते हैं कि गिरगिट को भी ये शर्मिंदा कर देगा जिस तरीके से ये रंग बदलता है। गिरगिट अच्छा। तो बेचारा बिला वजह बदनाम है। ये जिस तरीके से मौका आग के सामने, जिसको कहते हैं आग का सुरमा, जैसे बरेली का सुरमा मशहूर है, आग का सुरमा छुड़ाने में माहिर है ये। गिरगिट तो गरीब दिन में 2 ही 3 बार बदलता है, ये दिन में 50 बार रंग बदलता है, कई शेड बदलता है। शुरुआत इससे करते हैं कि हैंडलूम कॉरपोरेशन उत्तर प्रदेश में इसको अध्यक्षता मिली, स्टेट मिनिस्टर का ओहदा मिला, हेलीकॉप्टर से नवाबजादे आते थे बरेली से लखनऊ और वापस जाते थे तोहफों से लदे हुए। ये उस दौर की बात बता रहा हूं आपको, समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट 2006 के आसपास की बात है। अच्छा। उसके बाद भी उसके बाद भी ये था कि एक दंगा बरेली में हुआ था 2010 में। जैसे ही मैं हटा था DGP पोस्ट से 2010 में, उसके बाद बरेली में दंगा हुआ। शायद ये इंतजार कर रहा था कि कब मैं हटूं तो मैं अपने रंग दिखाऊं, और दंगा चला, लेकिन ये गिरफ्तार हुए। लेकिन जो सबसे वरिष्ठ और सबसे महत्वपूर्ण मंत्री हुआ करते थे मायावती जी के कैबिनेट में, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, वो इनके इस्तकबाल में जेल पहुंचे थे इनके रिलीज के दौरान। और फिर वही ढाक के 3 बात कि वही उनका ओहदा और वही इनकी इंपॉर्टेंस। जी। कितनी वोट दे सकता है, मुसलमानों को कितना हमवार कर सकता है, लोगों की क्या मजबूरी है कि इसको अपने साथ रखें। अब नतीजा आपने देखा संजय जी, आप तो बड़ी बारीकी से सब चीजों को देखते हैं। बेशकीमती सरकारी जमीनों पे कब्जा, 150 दुकानें, 150 करोड़ की संपत्ति, 150 दुकानें, 150 करोड़ की संपत्ति,
और इसकी वसूली जो होती है सिर्फ इन दुकानों से किराया किराया एक बहुत मॉडेस्ट एस्टिमेट है, 15 लाख महीने सिर्फ किराए किराए से। अब वही मॉडल है आपका गजवाए हिंद का, जमीन सरकारी, माल लूट का, किराया हमारा, न हींग लगे न फिटकरी, रंग चोखा, चवन्नी हमारी जेब से जाए ना, आमदनी के जरिए तैयार हो गए। और ठसक ये, अगर कोई ये साबित कर दे, कोई ये साबित कर दे कि कभी हराम का 1 रुपया भी, ये निवाला भी लिया है, तो जिसमें कुत्ता खाता है उसमें खा लो, ठसक देख लीजिए। ये सब तो बड़ी हलाल की चीजें हैं, ये तो सरासर हलाल है। बातें सुन लीजिए बस 9 लाख की। अब हम बात करते हैं इसकी, जो दंगे की बात आती है, एक जी। दंगा पहले भी हुआ था, आप याद कर ले, मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था। दैट मुजफ्फरनगर वाज, का दंगा हुआ था, और मुजफ्फरनगर का दंगा जो था उसमें खास बात ये थी कि साहब की अभियुक्तों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था, और दंगा तब भड़का जब अभियुक्तों को छुड़वा दिया गया। छुड़ा दिया गया, मतलब ढुलमुल तरीके से आप अगर देखें, वो टिपिकल दंगा जैसे होता है, बरेली का दंगा थोड़ी है। बरेली वाला तो क्लैश है पुलिस में, दंगाइयों में, और हम्म। मुजफ्फरनगर वाला जो है क्लैश बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। और उसको रोकने की बड़ी नाकाम कोशिश पुलिस ने की। 21 अगस्त 2013 को लोग बताते हैं यह तो कोई रोड एक्सीडेंट हुआ मोटरसाइकिल का, या फिर एक लड़की के साथ छेड़खानी हुई। और लड़की के साथ जब छेड़खानी हुई तो उसके 2 भाई गए, और दोनों भाइयों का नाम ये बताया जाता है कि सचिन और गौरव, ये दोनों गए और शाहनवाज का कत्ल किया। लेकिन शाहनवाज के लोगों ने जब ये भाग रहे थे तो इनको पकड़ के इन दोनों को कत्ल किया। पुलिस ने कोई तत्परता नहीं दिखाई, जिसके परिणाम स्वरूप अगर आप ये देखें जो भयावह घटनाक्रम था, अगर आप मौतें देख लें, 62 मौतें तो केवल मुजफ्फरनगर में हुई थी और 732 घायल थे। इसके अलावा अगर मौतों के फिगर आप देख लें तो मालूम आप थर्रा जाएंगे, लोग थर्रा जाएंगे, क्योंकि अब ये इस बात 12 साल पुरानी हो गई है। 62 मुजफ्फरनगर में, बागपत में 9, गाजियाबाद में 9, सहारनपुर में 5, मेरठ में 5, बिजनौर में 2 और शामली में 2। यानी कितना वाइड स्प्रेड ये था। और एक दंगे की स्थिति ये थी कि जब एक बेटी बचाओ रैली चल रही थी, और रैली से जब लोग वापस आ रहे थे, तो अल्पसंख्यकों के एक समूह ने एम्बुश करके स्वचालित हथियारों से लोगों को मारा, लाशों को जौली नहर में फेंक दिया। 3 लाशें फिर भी निकली, लेकिन तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा कुछ लोग मिसिंग है, समझ लीजिए कुछ लोग लापता हैं। हो सकता है कि वो डर के मारे पलायन कर गए होंगे। तो डर के मारे अगर पलायन कर गए होंगे, तो उसके बारे में आपने जरूरी नहीं समझा कि उनकी गुमशुदगी लिख करके उनका डॉक्यूमेंटेशन, उनका नाम बता दें, वो भी नहीं हुआ। उन लोगों ने 18 ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लगाई, 3 मोटरसाइकिलों में आग लगाई, और उसके बाद जो है जो हिंसा का तांडव हुआ, ये आप खुद समझ सकते हैं कि धारा 144 लगी तब भी ये हिंसा का तांडव हो गया। उसके बाद अगर आप देखें कि जो सेक्सुअल वायलेंस हुई थी, 13 केसेस बलात्कार के लिखे गए, 13 केसेस जिसमें गैंगरेप भी है। और मजे की बात जो आपने कही, 111 लोग नामित और एक भी गिरफ्तारी नहीं। आपने कहा गिरफ्तार किए गए, छोड़ दिए गए। यहां रेप और गैंगरेप के केसेस लिखे गए, उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई। आप समझ सकते हैं किस तरह का ढुलमुल और लुंज-पुंज प्रशासन था। और जौली नहर का जब वाकया हो रहा था, स्वचालित हथियार, तो चश्मदीद गवाहों ने यह कहा कि पुलिस वहां मौजूद थी, उन्होंने कार्रवाई नहीं की। लगभग 20 साल के अंतराल में संजय जी फौज लगी, वरना 20 साल तक उत्तर प्रदेश में आंतरिक सुरक्षा को लेकर के फौज नहीं बुलाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने जो कड़ी और तल्ख टिप्पणी की कि शासन प्रशासन की बिल्कुल मूक सहमति न कहें, लेकिन उन्होंने सरकार को बिल्कुल आड़े हाथों लिया। और उनका जो कोई भी दोषी हो, किसी भी राजनीतिक दल से संबद्ध हो, किसी भी राजनीतिक दल का कुछ भी हो, उसकी करें गिरफ्तारी। उन्होंने केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों लिया, केंद्र सरकार से भी कहा आपने जरूरी नहीं समझा कि जो इंटेलिजेंस इनपुट है वो सरकार को दे। हालांकि केंद्र सरकार दे या न दे वो बात दूसरी, स्टेट गवर्नमेंट के अपने चैनल्स होते हैं, वो अपने लेवल पे कर सकती थी। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगता है बराबर की कॉम्प्लिसिट थी, और उसने भी कोई कार्रवाई नहीं की। परिणाम आपके सामने कि मुजफ्फर ऐसा भयावह दंगा, मैं समझता हूं कि दशकों बाद इस तरीके की भयावह स्थिति आई। अब हम बात कर ले थोड़ा बरेली के बारे में बात कर ले। अब आपको एक परिदृश्य था कि आपका मुजफ्फरनगर का दंगा, पुलिस कर्मियों को बिल्कुल किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर के प्रत्यक्षदर्शी बने, साक्षी भाव से, बिल्कुल साक्षी भाव से, न हर्ष विषाद न कछ उर आवा, न हर्ष न विषाद,
बंदूकों पे ग्रीस लगा करके हम बैठे हुए हैं, लाठी हमने गाड़ी में अपने वाहन में रख दी है, किसी तरह का तांडव हो रहा है, तो बस ठीक है भाई, अब हम क्या बोलें? अगर इधर जाएं तो भी गड़बड़, उधर जाएं तो उधर भी गड़बड़। कहा यह जाता था कि शायद एक अघोषित मामला ये था कि आप एक पक्ष के ऊपर बल प्रयोग या गिरफ्तारी की कार्रवाई नहीं करेंगे। ये भी एक आम चर्चा थी। कहां तक सही कहां तक गलत ये तो खैर तब की बात है, लेकिन एक कमीशन भी बना था और कमीशन ने अपनी फाइंडिंग्स भी दी थी। और कमीशन की फाइंडिंग में जो, जैसा कि आपको भी याद होगा कि किसी का उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया था। ये तो संजय जी बात हुई आपकी तब की। अब हम इसकी बात कर लें जो अभी बरेली में किसी ने दुस्साहस किया, इनके और इनके कोहॉर्ट्स ने। आप याद करें कि ये दंगा 26 सितंबर को हुआ। आज इसकी दंगे की 13वीं है, आज उस दंगे की 13वीं है, 13वां दिन है अच्छा, आज। हाँ हाँ, तेरे ही है। आज उसकी 13वीं है। 13वीं इसलिए कि जो धुलाई हुई है दंगे की प्रायोजकों की, जो उनकी हुई है, ये कम्युनल राइट नहीं है। ये एक क्लैश है पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस और प्रशासन का दंगाइयों के साथ। ये सोची समझी रणनीति के तहत संजय जी आप देखें 6 दिन से प्लानिंग चल रही है। 6 दिन से प्लानिंग चल रही है। शासन को उन्होंने दिया कि हमें अनुमति दी जाए जुलूस करने की, और जुलूस बड़े रुआसे होकर के तौकीर रजा कहते हैं हम अपने गम और अपने आंसू राष्ट्रपति मोहतरमा के सामने रखना चाहते हैं। अपना जो दर्द है जिलाधिकारी के माध्यम से हम प्रेसिडेंट महोदया तक पहुंचाना चाहते हैं। क्या अब हमें रोने का भी अख्तियार नहीं? बिल्कुल जैसे मालूम पड़ता है ललिता पवार के कुछ डायलॉग ले करके उसका ताना बाना बुन करके उसी तरीके से निरूपा राय और ललिता पवार का मिला करके इन्होंने एक रोनी सूरत बना करके, वो यूट्यूब पे आप देखिएगा, जिसको कहते हैं यू हैव अ हाई सेंस ऑफ ड्रामा। उस हाई सेंस ऑफ ड्रामा से संजय जी इन्होंने अपनी रुदाली का काम किया। अंदर खाने इसको कहते हैं कि शक्ल विनोबा भावे की, तैयारी एडोल्फ हिटलर की। इन्होंने यही दिखाया। शक्ल इन्होंने दिखाई बिल्कुल दीनहीन, बिल्कुल एक सूफी आदमी की। तैयारी अंदर की अगर आप देखें तो मैं चलूंगा बताऊंगा आपको क्या क्या तैयारी शातिर दिमाग से की इन्होंने। जी जी। वैसे तो नमाज का टाइम 12:30 से 3:30 तक होता है, हाँ। लेकिन इन्होंने कहा कि नमाज का एक टाइम होगा और एक टाइम होगा। इसलिए ये भी कहा कि हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, अपने अगल बगल की मस्जिदों में नमाज पढ़ेंगे, अपने अपने घर चले जाएंगे, और इस्लामिया कॉलेज कोई नहीं जाएगा। और ये जो खत था जो इन्होंने को दिया वो अपने आईएमसी के फेसबुक के पेज पे लगाया, उसका स्क्रीनशॉट लिया। अब आप देख रहे दिमाग कैसा चल रहा है। उसका स्क्रीनशॉट इंतजामिया को भेजे कि साहब हमने सबको कह दिया सब लोग अपनी अपनी पड़ोस की मस्जिद में ही नमाज अदा करें और वहीं से अपने अपने घर चले जाए, कोई भी इस्लामिया कॉलेज नहीं जाएगा। उसके बाद इसको इन्होंने ये पन्ना डिलीट कर दिया और ये वर्षन है अनुराग आर्या का। अनुराग आर्या जो एसएसपी हैं बरेली के। अब उन्होंने ये कहा कि अब तैयारी तो, अब प्लॉट जो है थोड़ा गाढ़ा हो रहा है, द प्लॉट इज थिकनिंग नाउ। इसके बाद इनके जो डॉक्टर नफीस हैं, जो इनके सर्वे सर्वा हैं, रेंट कलेक्टर हैं, फाइनेंशियल मैनेजर हैं, इन्होंने कहा है ये दस्तखत हमने नहीं किए हैं, ये बिल्कुल एक भ्रम की स्थिति कोई उत्पन्न कर रहा है। सब लोग इकट्ठा हों, सब लोग चलें और जरूरत पड़े तो पुलिस वालों के हाथ काट दें और उनका कत्ल कर दें। मैं फिर से कह रहा हूं, ये बेहूदगी की बातें जो इन्होंने कही हैं, ये रिकॉर्डेड है व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन में कि पुलिस वालों के हाथ कर दे, आज इस पार या उस पार, आज इस पार या उस पार। सवाल ये उठता है कि 5 सितंबर को उन्नाव कानपुर में जो घटना हुई, आई लव मोहम्मद। अब आई लव मोहम्मद तो इसमें तो कोई बुराई है नहीं, आप जिसको लव करें ये आपकी जाती जिम्मेदारी है, खूब लव करें, 1000 बार करें, 1 करोड़ बार करें। लेकिन टूल किट का पार्ट अगर आप देखें, पहले तो मोहम्मद प्रॉफिट का नाम लेने से पहले आदर सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी में हो तो PBUH, पीस बी अपॉन हिम। हिंदी उर्दू में हो, अरबी में हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका एक तरीका है। ये आप जैसे अपने नाती या नौकर से बात कर रहे हैं, ये नहीं कहते हैं आई लव प्रॉफिट। अब आपने लगता है आर्चीज गैलरी से प्रभावित होकर अमेरिका में वो चचा ने, वो रंगा सियार एक चचा अमेरिका में बैठा है, उसने आर्चीज गैलरी से एक कार्ड मंगाया और कलेजा, वैसे कोई कलेजा लगा के दिखा दे तो मालूम पड़ जाएगा, कह रहे साहब बड़ी बेहुरमती हो गई। और आपसे जब कहा जाए कि यही चीज आप अपने ठेले अपनी दुकानों पे लगा लें तो बड़ी आपत्ति क्यों साहब? वहां तो लगिएगा जय श्री राम, जय श्री गणेश, और इस तरीके के बैनर और पोस्टर लगेंगे।
लेकिन जब वो भी आपको कहा गया कि अपना आपने अगर लगाए उसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं है, लेकिन मनमाने तरीके से अब आप आ जाए गोरखपुर में या ईस्टर्न यूपी में कि हमारी खामोशी को कमजोरी न समझी जाए। मैं आपको एक वाकया दिलाता हूं याद। मैं जी। एक यंग एसएसपी था एक जिले में, तो एक वकील साहब आए, वो बड़े बवालिया वकील साहब थे, और बातचीत में अपनी दरखास्त दी और उन्होंने कहा, सर मैं आपको बता दूं, मैं अपनी माँ की बड़ी इज्जत करता हूं और उसके ऊपर किसी ने आंख उठाई तो मैं उसे गोली मार दूंगा, चाहे वो आप ही क्यों ना हो। हमने कहा वकील साहब हमें लगता है कि आपका दिमागी संतुलन बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, आप तो लड़के लगते हैं मर कहे सांड की तरह। आपकी माँ कौन है, उनका नाम क्या है, पहले ये बताइए कि मेरी और आपकी पूजनीय माता जी से कभी मेरी मुलाकात हुई है? आपकी पूजनीय माता जी कभी मेरे दफ्तर में तशरीफ लाई हैं? मैं कभी आपके घर में मैंने हाजिरी लगाई है? और अगर नहीं हुई है, किस बुनियाद पे आपने ये कहा कि अगर आपने भी मेरी माँ की तरफ कुदरती दिखाई तो मैं गोली मार दूंगा? आप लड़ाई के बहाने ढूंढ रहे हैं। वकील साहब आपका मानसिक संतुलन है गड़बड़। मैं अभी आपको भेजता हूं जाकर के किसी साइकेट्रिस्ट से दिमागी चिकित्सा कराऊंगा मैं आपकी, और मैं भेजूंगा जेल आपको। ये इस तरीके की भड़काऊ बातें कि शुरुआत आप करेंगे आई लव सो एंड सो, लफ्ज के साथ हमारे सब्र को कमजोरी न समझी जाए, और उसका अगला जो है गर्मी जैसे गीजर के पानी से ठंडे से गुनगुना से खौलता हुआ सर तन से जुदा। आपने दरअसल एक रोड मैप तैयार कर लिया है, और उस रोड मैप के चलते संजय जी आप बहाने ढूंढे कोई हमसे टकरा जाए। हमने कहीं लगा दिया तब लड़ाई होगी, हमसे किसी ने कुछ कह दिया तो लड़ाई होगी, वरना आपने एक तरीके से जो आप लड़ाई और जो तरीके की आप डिस्टर्बेंसेस पैदा करना चाहते थे, ये टूल किट का एक पार्ट था। अब बरेली में क्या हुआ, दरअसल से ये रॉन्ग नंबर डायल कर दिया तौकीर रजा खान ने और आईएमसी ने। रॉन्ग नंबर डायल करने के बाद अगर आप देखें इनके जो है, इनकी जो दुकानें गिरा दी गई, इनके करोड़ों रुपए की संपत्ति, मुझे बताया जाता है कि 150 करोड़ की इनकी संपत्ति पे बुलडोजर चल चुका है, दुकानें ध्वस्त हो चुकी हैं। और अभी भी किसी डिबेट को आप देखें टीवी पे, किस कानून के तहत हमारे यहां डिमोलिशन हो रहा, सारी दुनिया जानती किस कानून के तहत। सेक्शन 27 अर्बन डेवलपमेंट एक्ट और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस। कोई माई का लाल सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहा, हाई कोर्ट नहीं जा रहा, क्योंकि कंटेम्प्ट तो कर दो भाई, अगर कोई गलती हुई है हमसे, वहां कोई नहीं जा रहा है। अब हम बात आते हैं कि सोशल मीडिया पेट्रोलिंग के माध्यम से बरेली पुलिस को यह पता लग गया कि इनकी प्लानिंग है जबरदस्त, और इन्होंने इन्होंने तमाम तैयारियां संजय जी की हैं बवाल करने की। लेकिन चूंकि पुलिस तैयार थी, इनके जैसे संबल में भूसा भर दिया, यहां भी भूसा भर दिया। अब वही था, अब विक्टिम कार्ड। हम रो भी नहीं सकते हैं, हम आंसू भी नहीं बहा, अरे खूब आंसू बहाओ भाई, किसने रोका तुम्हें? लेकिन ऐसा कांधी क्यों करते हो कि तुम्हें आंसू बहाना पड़े? सब लोग तुम्हारे पक्ष में, तुम्हारी हिफाजत के, लेकिन जायज बात के लिए। नाजायज बात की कहीं कोई गुंजाइश संजय जी न थी, न है और न रहेगी। अब ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरे एरिया की छानबीन कर ली गई। अच्छा, ड्रोन टेक्नोलॉजी में साहब नाइट विजन डिवाइस, ये रात को भी अगर आपने रख लिया तो रात को भी तुम पकड़े जाओगे। तुमने सोचा कि अंधेरे का लाभ उठा करके तुमने छप्पर में फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, उसमें यह कि बन्ने बोंदू कल्लू अन्ने लल्लू जितने भी हैं सबके माध्यम से मालूम पड़ गया कि साहब ये शातिर अपराधी यहाँ छुपे हैं। वो आपको कंट्रोल रूम को, पीसीआर को बता देगा, वो हो जाएंगे दस्तयाब। तो जब ये सारी कार्रवाई हो रही थी तो जम के पथराव हुआ। अगर आप पथराव के सीन देखें संजय जी, आप इतने सीजन्ड आईएएस ऑफिसर एल्फिटर रहे हैं, आप देखेंगे जैसे कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग होती थी, लगभग वही पैटर्न। जेबों में पत्थर भरे हैं और एक कन्वेयर बेल्ट सिस्टम है, पत्थर लगे हैं, हम्म। महिलाएं तोड़ रही हैं, छोटे हम्म। बच्चों से उन गुम्मों को आगे बढ़ाया जा रहा है, और पत्थरबाज उनको जेबों में एमुनिशन को रख रहे हैं और हिप से चला रहे हैं। जैसे क्रिकेट में एक होता है, जैसे एक आदमी फेंकता है, जो फेंक दिया। एक होता है क्रिकेट का बॉलिंग का एक्शन, दौड़ के आओ, फॉलो अप लो, और उसके बाद बॉलिंग के उससे मारो। आपने देखी जैसे कि पैराबोलिक एक्शन में पत्थर ज्यादा जाए। इनको ये नहीं मालूम था कि छतों पर हमारी पैरा मिलिट्री लगी थी, छतों पर पुलिसकर्मी लगे थे, उन्होंने भी इनकी अच्छी खासी सेवा कर दी। तो योगी जी का जो आह्वान था, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, और जैसी इनकी जगह की जो सेवा जैसी जितनी होती है, योगी जी की, अब योगी जी ऐसे संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग अब ऐसी बात करेंगे? तो भाई संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग अब आप और क्या चाहते हैं? आरती का थाल लेके आपका राज अभिषेक करें, राज तिलक करें, क्या करें? आपने खिदमत का मौका दिया और वो जो अब अबू आजमी मुंबई से कहता है, और तमाम नेता कहते हैं संजय जी कि आपको दरअसल एक लोकतंत्र में
उदारता के साथ अहिंसात्मक तरीके से और समझाने बुझाने का प्रयास करना चाहिए। मैं ये पूछना चाहूंगा कि जब आपकी सरकार थी तो कार सेवकों की आपने ऑटोमेटिक वेपन से फायर करके सैकड़ों की हत्या कर दी। वो तो बहुत ही अहिंसात्मक तरीका था, पूरा गांधीयन था। उसने तो बिल्कुल एक नया आयाम और नया अध्याय जोड़ दिया कि से अहिंसात्मक तरीके से भीड़ का नियंत्रण कैसे करें। कितने कार सेवकों की निर्मम हत्या कर दी वो बड़ी जल्दी भूल गए आप। तो ये दोहरे मापदंड। अब हम बात आते हैं इनकी कि बुलडोजर क्यों चला। बुलडोजर क्यों चला? क्योंकि कानूनन जरूरी था। आपकी नाजायज 150 करोड़ की संपत्ति थी, उसमें होटल भी था। और इनके जो साथी थे, बरेली में लगभग 400 मस्जिदों में इन्होंने 100 लोगों के रुकने, रात को खाने का, थर्सडे बटा फ्राइडे को रुकने का इंतजाम किया। आप समझ सकते हैं कि 40,000 लोगों के दंगे के पहले इन्होंने वो बाहर से बुला के इंतजाम किया। और इसका प्रमाण क्या है कि 17 से लेके 20 केसेस में वांछित शाहजहांपुर के निवासी ये मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुए। और इनके जो नाम अगर आप देखें तो ये वाकई शातिर अपराधी थे। और जो गिरफ्तार किए गए, एक तो डॉक्टर नदीम खान, डॉक्टर नफीस, कॉर्पोरेटर अनीस सकलैनी, तो ये तो हुए गिरफ्तार। और 81 अन्य अरेस्ट हुए। जो पकड़े गए उनके ऊपर अगर आप गौर करें तो आप ये देखिएगा कि इदरीस और इकबाल मुठभेड़ के बाद इनके ऊपर 17 और 20 मुकदमे हैं। इनाम भी था इनके ऊपर और एक तंजीम गिरफ्तार हुआ। ये कलेक्टर एजेंट डॉक्टर नफीस हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब इतनी टेक्नोलॉजी के बाद अच्छा इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं संजय जी, मैं ये भी मेरा गुजारिश करना चाहूंगा। बड़े हार्मलेस तरीके से, जैसे व्हाट्सएप में कहते हैं भाई, कुछ चीजें घर में हमेशा मौजूद रहनी चाहिए क्योंकि वक्त जरूरत पे काम आते हैं, मौके बेमौके फिर आप आधी रात को जरूरत पड़ जाए। मसलन एक अच्छा मजबूत चाकू हो कि घर में अगर अनानास और कटहल काटना हो तो आप कैसे काटेंगे, तो एक मजबूत चाकू होना चाहिए। और फ्लश और टॉयलेट कभी टाइल साफ करनी होती तो एक बोतल में तेजाब होना चाहिए। कभी कभार कुछ ऐसी जरूरत पड़ जाती है कि मवेशी आवारा आ जाते हैं तो बालू में मिर्चा मिला करके रखना चाहिए। इसी तरीके से कब मरम्मत की जरूरत पड़ जाए तो आपको छोटे मोटे पत्थर हर साइज के अपने पास मुहैया रखने चाहिए। आप समझ रहे हैं ये दोहरा मापदंड और दोहरी नीति क्या है। ये उद्देश्य न मरम्मत है, न टॉयलेट साफ करना है, न कटहल और अनानास काटना है। ये मकसद है कैसे आक्रमण करें उन घरेलू चीजों से जिसको कि अगर बरामद भी हो जाए तो आप ये कह दें तो अनानास काटने का चाकू है, कटहल काटने का चाकू है। अब आपकी गिरफ्तारियां हो गई। अब वो कहते हैं आखिरी बात, साहब हमें जाने नहीं दिया जा रहा है, हमें क्यों रोका जा रहा है। सवाल ये उठता है कि वहां जाके कौन से कद्दू में तीर चलाने वाले हैं आप संभल गए। दंगाइयों को आपने राहत राशि दी, दंगाइयों को दी। गौर करें संजय जी, आप बड़ी बारीकी से इस चीज की रिव्यू करते हैं। आपने पीड़ित पक्ष को एक बार न कोई गया क्योंकि वो आपके राजनीति में लाभकारी नहीं है। 22 पुलिसकर्मी जो संभल में, बरेली में 22 थे और जो 50 पुलिसकर्मी संभल में घायल थे, उनके लिए एक शब्द संवेदना का नहीं कहा। क्योंकि कहा यह जाता है पुलिस के प्रति या प्रशासन के प्रति संवेदना सेल्फ गोल होता है, वो काउंटर प्रोडक्टिव होता है। इसलिए अगर वो कह दिया तो बाप रे बाप, वो तो फिर मालूम पड़ा कि जमानतें जब्त हो जाएंगी आपकी कैंडिडेट की। आप राहत राश देने जाएं, दंगाइयों को ऑक्सीजन पहुंचाएं, उनका मनोबल ऊंचा करें। इसलिए आराम लोगों से तो मैं सीखता हूं। इसीलिए आप लोगों की तशरीफ आवगी के ऊपर और तशरीफ ले जाने के ऊपर यह नियंत्रण किया जाता है। धारा पहले पुरानी 144 सीआरपीसी, वर्तमान में धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसके अंदर वैलिड ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का होता है जिसका अनुपालन पुलिस निष्ठापूर्वक कराती है। आप जाएंगे तो और आग लगाएंगे। आप याद करें कि एक साहब हुआ करते थे, रिटायर्ड आईएफएस शहाबुद्दीन साहब। तो जहां कहीं दंगा हो और कोई जाए न बिल्कुल। जाए तो शहाबुद्दीन साहब वहां जरूर जाएंगे। हम तो मरहम लगाएंगे। उनका आपका मरहम नहीं शहाबुद्दीन साहब, एक तरफ मरहम है, दूसरे हाथ में तेजाब है। और मैं यहां पर आपको घुसने नहीं दूंगा। अपनी खैरियत चाहते हैं तो जहमत न फरमाइएगा, वरना ऐसा ना हो कि आपको देखने आपकी मिजाज पुरसी के लिए 10 लोग और आ जाएं। तो फिर नहीं आते थे। एक दफा बता दिया, आप आने की कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि आप दंगाइयों के यहाँ जाएंगे, उनका मनोबल ऊंचा करेंगे, प्रशासन और पुलिस को क्रिटिसाइज करेंगे। पुलिस के ऊपर आपका एक शब्द, जो 22 पुलिसकर्मी बरेली में गंभीर रूप से घायल हैं, उनकी सहानुभूति आज तक आपने सुना कि किसी राजनीतिक नेता ने, इन लोगों ने कोई सहानुभूति के शब्द कहे? नहीं कहे। और वैसे भी आप जानते हैं इनकी निष्प्राण निस्तेज बेईमानी की सहानुभूति का कौन मोहताज है? कोई नहीं है। पुलिस विभाग तो कम से कम नहीं ही है। इसलिए आप अपनी सहानुभूति अपने पास रखें।
अपने पास रखेंगे, शायद उसमें आपके ही काम ज्यादा आएगा, क्योंकि ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं कि अभी सहानुभूति की आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो आपने ये देखा कि बरेली के दंगे में पूरा एक टूल किट के अनुसार काम, गिरफ्तारियां वाजिब, रिकवरी वाजिब, 22 पुलिसकर्मी इतने गंभीर रूप से घायल हैं। और उसके बाद अब तुर्रा ये कि डिमोलिशन किस कानून से हो रहा है, कानून बिल्कुल स्पष्ट है। अब आप ये कह रहे हैं कि साहब हमें जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो अभी क्या गधे ने खेत कम खाया कि तुम्हें और मौका दे जाकर के तुम और कोढ़ में खाज पैदा करो? एक क्लैश हुआ है पुलिस प्रशासन और दंगाइयों में, कम से कम अब जब तक अमनो अमान ना हो जाए, दंगाइयों की संपत्ति चल कुर्क ना हो जाए, जो बचे कुचे दंगाई है, क्योंकि बताया ये जाता है कि अभी केवल 100 के करीब गिरफ्तारियां हुई हैं और लगभग 2000 इसमें संदिग्ध हैं। तो जो 2000 संदिग्ध थे, जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक तो मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन ही है। और अंडर जो भी इन्वेस्टिगेशन है, 200 तो नेम्ड, 10 एफआईआर हैं, 200 जी। नेम्ड हैं, और ये 5 थानों में 10 एफआईआर हैं। 5 थाने आपके कौन से हैं? इनमें 5 थाने हैं किला, बारादरी, कोतवाली और कैंट। इसके अलावा आप ये देखिए, इनसे बराबर दंगाई तो क्या हो, ये आपको चौंकाने वाली बात ये है, जो इनसे दंगाई से जो हमारे बेगुनाह नौजवानों से जो बरामदगी हुई है, जरा उस पर तो गौर करें। चाकू, ब्लेड, कंट्री मेड पिस्टल, और सबसे सनसनीखेज 2 आइटम में पुलिस से लूटा हुआ वायरलेस सेट और पुलिस से छीनी हुई एंटी राइट गन। और आप ये बता दें, ये हमारे बेगुनाह नौजवानों को फंसाया जा रहा है, ये इस तरह की बरामदगी हो, और अभी तक एनएसए नहीं लगा है, अभी तक अभी तक यूएपीए नहीं एनएसए नहीं लगा लगा, है। यही मैं देख अभी रहा तक हूँ। NSA सोनम वो कह रहे वांगचुक पे तो लग गया, हैं कि तौकीर रजा पे नहीं लगा। नहीं, अब लगेगा वो एसआईटी बनाई है, क्योंकि पूरा एविडेंस ले करके तब करेंगे। अब राइट गन तुमने लिए, वही तो मैं समझता हूँ, और मेरा मशवरा मैंने कई जगह कहा भी था, इतनी बरामदगी होने के बाद एंटी राइट गन पुलिस की तुमने बरामद की, पुलिस का लूटा हुआ वायरलेस तुमने बरामद किया, पुलिस के ऊपर फायर करने वाले तुमने गिरफ्तार किए। अब बरेली कुर्बानी मांग रहा है, और कुर्बानी मांगने का मतलब यही है, एनएसए गैंगस्टर में एक तरीके से ऐसा तुम कर दो कि इनके घर में झाड़ू लग जाए, जिस तेजाब को इकट्ठा किया है टॉयलेट साफ करने को, जैसा मालूम पड़े कि शीश उसके फर्श पे आटा सन जाए, इतनी सफाई उनके घर में कुर्की की हो जानी चाहिए। गैंगस्टर्स एक्ट के लिए तो पुराना रिकॉर्ड चाहिए होता है ना, काफी कुछ। नहीं, कोई तो जरूरी नहीं है, पुराना इनका हाईकोर्ट कहे नहीं नहीं, कन्विक्शन पहले का जो केस में रिकॉर्ड है नहीं हो नहीं। सकता, ना 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 ना, कोई जरूरी नहीं है। वन मेंबर गैंग हो सकता है, गैंग का मतलब अगर एक आदमी भी करता है, चाकूबाजी करता है, तो ही इज अ गैंग। क्रिमिनल हिस्ट्री होना जरूरी नहीं है, बिना क्रिमिनल हिस्ट्री के भी गैंगस्टर एक्ट लग सकता है, सिंगल केस सिंगल पर्सन। ये बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। हाँ, वैसे तौकीर रजा के खिलाफ तो 12-13 एफआईआर है पुरानी। जी जी, कई एफआईआर हैं, और हेट स्पीचेस हैं, इतनी हेट स्पीचेस दी गई हैं, अगर उसका ही आप तस्करा देख लें तो संजय जी, केस तो पका पकाया है। ये तो मालूम पड़ी है कि आपको जरूरत है, मान लीजिए 100 रुपए की, मालूम पड़ा यहाँ तो लाखों रुपए का आपके पास फंड है, जिसके ऊपर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सदुपयोग कर सकते हैं। लेकिन इफेक्टिव पैरवी अब इनको फर्रुखाबाद लाके रखा गया है। मैं समझता हूँ कि इनको और ऐसी जगह, ठीक ठाक जगह रखनी चाहिए, रोटेट करके। एटा है, झांसी। ललितपुर है, हाँ, ना ना, झांसी झांसी। नहीं, ललितपुर। अब क्यों है ललितपुर, ये आप बेहतर समझ सकते हैं। एटा है, मैनपुरी है, रोटेट करते रहे। जी। तो झांसी तो अभी भेजा गया वो अतीक के बेटे को, तो बहुत बहुत रो रहा है, साहब मुझको बहुत रो झांसी रहा मत है। भेजो। अब इलाहाबाद उसका अड्डा है, प्रयागराज उसका अड्डा है, वहां संगी साथी और जितना भी उनके ऐशो आराम के सामान थे। अब इलाहाबाद में तो बात, प्रयागराज में बात छुप जाती संजय जी। झांसी तो सामान्य जगह, वहां तो कोई भी बाहरी आदमी अगर तुरंत पकड़ में आ जाएगा, और तुरंत समझ में आ जाएगा कि साहब आज इनकी इमदाद के लिए इतने लोग आए हैं। आज यहाँ यहाँ से ये चीज पक्का आई, मुर मुसल्लम आई है, रान मुसल्लम आया, बिरयानी आई है, कोफ्ता आया, वो तो हर चीज पकड़ में आ जाएगी। प्रयागराज में पकड़ में आती, लेकिन शायद वहां पर कदाचित शायद इतना कठिन नहीं था ये, यहाँ झांसी में तो लोहे के चने चबाने के बराबर हो जाएगा। अच्छा, मैं ये भी थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो मुजफ्फरनगर वाला दंगा हुआ था, जिसकी हम तुलना कर रहे हैं इसे, इस मुजफ्फरनगर वाले दंगे में कितनी की सजा हुई? क्योंकि ये 2013 में हुआ था ये दंगा, जी हाँ, जी हाँ, जी। और वो जो सरकार थी वो 2017 तक थी। तो 2013 से जी जी जी, 2017 तक क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ? उसके क्या बाद इन ये लोगों हुआ को कि सजाएं मिली? केसेस रजिस्टर हुए, नहीं सजा तो नहीं मिली, बल्कि यहाँ तो ये हुआ कि 111 जो उसमें नेम्ड एक्यूज थे सेक्सुअल वायलेंस में, एक भी अरेस्ट नहीं हुई उसमें।
दुर्भाग्य यही है कि उसका परिणाम दंगे का यही होता है कि आप ऐसे केस में फाइनलिटी के साथ नहीं। मेरा तो आह्वान ये होगा, जो भी दंगाई हो, जो मैं जो भी कह रहा हूं, वो कोई भी हो, किसी बिरादरी का भी हो, किसी पार्टी का भी हो, अगर किया है तो कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ के खिलाफ कार्रवाई हुई थी और कुछ के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, लेकिन दुर्भाग्य से उनके केस वापस ले लिए गए और वो बाहर आ गए। अब मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन भले ही वो रूलिंग आज की रूलिंग पार्टी में हो, वो केस वापस नहीं होने चाहिए थे। और केस अगर वापस हुए हैं तो मेरी इससे असहमति है और मैं इसका विरोध करता हूं कि ऐसे क्रिमिनल केस में अगर कोई केस वापस होता है तो संदेश बिल्कुल गलत जाता है। लेकिन आपका सवाल बड़ा वाजिब है। इसमें तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में आप जो कर सकते थे, आपने एनएसए भी नहीं किया, आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी नहीं किया, आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाके सुनिश्चित नहीं किया कि आप कन्विक्शन करा दें। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि आप इसको तो छोड़ दीजिए, जो और भी पुराने पुराने केसेस हैं वो भी आज से सब जुडिस हैं। तो ये आपने जो बड़े मुजफ्फरनगर का केस जिसकी तरफ आपका संकेत है, इसके केसेस तो मुझे लगता है सब जुडिस होंगे। अभी अभी कहीं कोई फैसला नहीं है। हाँ, तो जब केसेस तय नहीं होते हैं, जैसे अतीक का केस नहीं तय हुआ, अतीक का केस तो कोई सुनता ही नहीं था, मुख्तार का भी केस कोई नहीं सुनता था। ये योगी जी के आने के बाद फिर उन्होंने ये इंश्योर किया कि उनके केसेस सुने जाएं और न केवल सुने जाएं, इतना सुरक्षा भी दी, इतना लोगों का आत्मविश्वास भी बढ़ाया, जुडिशरी का भी आत्मविश्वास बढ़ाया कि उनका कन्विक्शन हुआ, विटनेसेस ने जाके वहाँ पर डिपोज किया। ये तो सब पहले होता ही नहीं था, किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी कि इनके खिलाफ कुछ गवाही दे सके। संजय जी, आपको मालूम ही होगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट के 11 जजेस ने अतीक का केस सुनने से मना कर दिया। बरेली के डीएम एसएसपी ने कहा जब वो वहां की जेल में था कि हमें डर लगता है अपने जीवन और अपने परिवार को लेकर। भाई तो काहे बात के तुम डीएम एसएसपी हो भाई? किस बात के लिए तुम, किस बात के लिए ऑल इंडिया सर्विस में तुम हो? अगर इतने भयाक्रांत हो, और क्या संदेश तुम दे रहे हो सर्विसेज के लिए? नाक कटा दी तुमने आईएएस आईपीएस की इस तरीके के जुमले कह करके। कौन किससे डरेगा, तुम्हें ये अंदाज नहीं है? ये जो हाथ काट लेने की बात, ये किसी मनबड़ ने कही, डॉक्टर नफीस ने, तो मैंने कहा था कौन किसका हाथ काटेगा, डॉक्टर नफीस साहब काबिले एहतराम अभी आपको मालूम नहीं है। आप पुलिस को, प्रशासन को चैलेंज न करें। पुलिस कानून को, प्रशासन कानून को मानने वाली है, अनुशासन में रहती है। लेकिन अगर इस तरीके का जुमला आप इस्तेमाल करेंगे, आप अपनी दुर्गत को दावत दे रहे हैं। मैं अपनी इस बात को यही इसी जुमले से, आप अपनी दुर्गत को दावत दे रहे हैं और ये दावतनामा खाली नहीं जाएगा, ये रिकॉर्ड में रहेगा, ताजिंदगी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आपकी हिस्ट्री शीट और इंटेलिजेंस में ये रिमार्क लिखा जाएगा कि इस शख्स ने पुलिस के कहेगा आह्वान किया था कि पुलिस कर्मियों के हाथ काट लो, उनका कत्ल कर दो। ये अब आपकी वो बदनुमा धब्बा है। सजा तो आप पाएंगे ही, जेल तो जाएंगे ही, कन्विक्शन तो होगा ही, लेकिन ताजिंदगी आपकी हिस्ट्री शीट और इंटेलिजेंस शीट में ये जुमला, आपकी शोभा, ये मान के चलिए कि आपके माथे पर ये टैटू लग जाएगा। और टैटू हटने वाला नहीं है, चाहे कहीं भी प्लास्टिक सर्जरी करा लीजिए आप। अच्छा, एक बात मैं इसी में है, क्योंकि अभी थोड़े दिनों पहले हमने देखा था लद्दाख में भी कुछ वायलेंस हुआ और काफ़ी ज़्यादा हुआ बल्कि। और ये कहा गया कि साहब कि ये जेन ज़ी वाला है, वो नेपाल मॉडल है, तो नेपाल मॉडल तो। और उत्तर प्रदेश में भी कहा गया कि साहब कि यहाँ जेन ज़ी जो है, ये बरेली वाला भी कुछ लोगों ने कहा, अधिकतर ने तो नहीं कहा, लेकिन कुछ लोगों ने कहा साहब कि ये जेन ज़ी वाला मॉडल है। तो साहब ये जेन ज़ी वाला मॉडल ये भारत में क्यों फेल हो गया? क्या बात कर रहे हैं साहब? नेपाल की जनसंख्या 3 लाख, दिल्ली के एक मोहल्ले की जनसंख्या 5 लाख, करोल बाग आप समझ लें। आप साइज देख नहीं, लीजिए, नहीं, आप नेपाल की हिंदुस्तान। जनसंख्या 3 लाख तो नहीं है सर, 3 लाख तो नहीं। जी। नहीं, नेपाल की जनसंख्या जो है 2 करोड़ है, जितनी मतलब दिल्ली के बराबर जनसंख्या है। दिल्ली के बराबर जनसंख्या, अब वो 2 करोड़ हो, नेपाल की जनसंख्या 2 करोड़ हो, ये आप एक बार चेक कर ले। लेकिन दिल्ली से के लगभग बराबर जनसंख्या नेपाल की है। मैं समझता हूँ 2 करोड़ के आसपास होगी। हाँ, मैं जब हम लोग यहाँ सिक्किम की बात कर रहे थे, भूटान की बात कर रहे थे, जब हम इनकी बात कर रहे थे, तो वहां की जनसंख्या 3 लाख है। नेपाल की पॉपुलेशन है 3 करोड़ 10 लाख। तो मान लीजिए दिल्ली की जनसंख्या के बराबर नेपाल की जनसंख्या है। और जहां वांगचुक साहब तशरीफ फरमा है, वो 1 करोड़ बाकी मोहल्ले के बराबर है। आप पहले वो देख तो लीजिए। पूरे पूरे लद्दाख की पॉपुलेशन 3 लाख है।
3 लाख, भाई गलतफहमी उसको कारगिल हो गई कि कारगिल और लद्दाख, लेह मिला के। जी, लद्दाख की पॉपुलेशन 3 लाख, तो करोल बाग के बराबर आपकी जनसंख्या है। जेनजी की बात आप कर रहे हैं, यहां पर मालूम पड़े कि वैसे सभी देश महान हैं, सभी प्रांत महान हैं, लेकिन आप मिसकैलकुलेशन, आप जब जाते हैं जंगल में संजय जी, तो आप गुलेल लेके जाते हैं कि अगर आपको कबूतर मारना हो, आप 22 बोर लेके एयरगन लेके जाते हैं अगर गौरैया मारना हो, आप 12 बोर लेके जाते हैं अगर आपको हिरन का शिकार करना हो, आप 315 बोर या आपकी 30 स्प्रिंगफील्ड लेके जाते हैं अगर आपको छोटा भालू या तेंदुआ, हालांकि शिकार बिल्कुल बैंड है, लेकिन मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं, हाँ शेर का शिकार, और अगर हाथी का शिकार होता था तो 375 मैग्नम 10 लेके जाते थे। आप ये देख लीजिए आपकी तैयारी क्या है, आपका गंतव्य क्या है, और आपके पास एम्युनिशन क्या है। एम्युनिशन के नाम पर तो बिल्कुल तोता चना बाजे घना। तो जो संगे सियार ने अमेरिका से एक टूल किट भेजा कि जेन जी को उकसा करके, तो ये ठीक है स्टॉर्म इन अ टी कप, तो स्टॉर्म इन अ टी कप तो आपने कोशिश की, और स्टॉर्म इन अ टी कप आपने करा भी दिया, लद्दाख में भी कराया, और आपने कोशिश की। फेल क्यों हुआ अब इसके बारे में आप देख लीजिए। आप क्या समझते हैं आई लव सो एंड सो, इसमें क्या कोई कम इन्होंने कोशिश की? अकस्मात बिना कारण के जो वकील साहब आए थे कि मेरी माँ के बारे में अगर किसी ने कुछ कहा तो मैं गोली मार दूंगा। अरे भाई कुछ परिचय तो हो, कोई प्रोवोकेशन तो हो, कि वैसे ही गोली मार देंगे? हिमाकत की बातें करते हैं, लगता है पागलपन का दौरा पड़ रहा है आपको। आपकी माँ से मेरी कोई मुलाकात, आपकी माँ कभी तशरीफ लाई मेरे पास, या मैं उनके शान में कभी हाजिरी लगाई मैंने, आप कैसे कह रहे हैं कि, तो ये टूल किट बनाया, टूल किट का फर्मा देख ले आप, टूल किट का प्रोफार्मा देखें, वो प्रोफार्मा संजय जी बिल्कुल वैसे ही है जो आर्टिस्ट गैलरी पे लुच्चे लफंगे जैसा बनाते हैं। उसमें कलेजा, और कोई कलेजा लगा के दिखा दे तुरंत हो जाएगा सर, ये तो बेहुरमती हो गई। तो वो टूल किट आया वहीं से कि दिमाग है नहीं, आर्चिज गैलरी के 2-4 लिया और एक बहुत ही छोटा सा बना करके हमारे सब्र को कमजोरी न समझे, वो नया, एक नया वर्षन है इसका, आई लव सो एंड सो का नया वर्षन है जो गोरखपुर में उसका प्रागट्य हुआ है, प्रादुर्भाव हुआ है, हम्म, और ऐसे अभी हम्म। और आएंगे। लेकिन जब देख रहे हैं कि बिल्कुल मालूम पड़ा था कि आज ये बटन दबाएंगे तो नागासाकी और हिरोशिमा हो जाएगा, हुआ बिल्कुल उल्टा। मालूम पड़े जैसे दिवाली के टाइम में भीगा हुआ पटकौआ पटाखा होता है, उससे भी ज्यादा आवाज भी नहीं की, धुआं भी नहीं किया, मालूम पड़ा गुनाह बे लज्जत, पैसे भी चले गए 50 रुपए और वो फटा भी नहीं। तो इनका भी यही हाल था, न इनका लद्दाख में चला, इन्होंने शुरू तो करा दिया लेकिन फिनिश कराया सरकार ने। और वहां पर देखे पूरा टूल किट के सारे फुटप्रिंट आपके सामने है, आपके पूरे फुटप्रिंट आई लव सो एंड सो में भी हैं, और जो लद्दाख में हुआ, लद्दाख वाले हजरत को क्या देश ने नहीं दिया, 3 इडियट्स के बनाने पे कितना सम्मान हुआ, सरकार ने उनको जमीन दी, सरकार ने उनका शिक्षा को लेकर के कितना मान सम्मान दिया। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जैसे ही आदमी उससे अलंकृत होता है तो उसके बारे में एक एकदम से अवधारणा बदल जाती है। और उस बड़ी कंपनी में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, हमारे केजरीवाल जी भी हैं, हर्षवर्धन जी भी हैं, हमारे वांगचुक जी भी हैं। तो वो जो अलंकरण है उसकी एक अलग से एक खुसूसियत है, क्योंकि उस अलंकरण के पीछे सीआईए और फोर्ड फाउंडेशन है, वो उन्हीं को दिलाता है जो उनके ड्यूल के ऊपर नाचते रहे। ऐसा आदमी ढूंढना मुश्किल है जो कि अपना स्वाभिमान और अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी पे बरकरार रहे इस अलंकरण प्राप्ति के बाद। तो ये भी वो अलंकरण प्राप्त करने के बाद ये भी टेंजेंट में चले गए, पाकिस्तान गए तो उनकी पत्नी कही पाकिस्तान में क्या बुराई है। आपने बड़े ऊंचे ऊंचे ओहदे पे गए, आप कभी पाकिस्तान गए हैं संजय जी? मैं तो नहीं जा पाई, मेरी खुशकिस्मती नहीं रही। मैं तो मेरी पाकिस्तान मेरी एम्बेसी, पोस्टिंग बॉर्डर पे थी, तब वो कई जी, बार वो रेंजर से मीटिंग होती थी तो क्रॉस करते थे थोड़ी मीटिंग पचास गलत, मीटर लेकिन भ्रमण पे हाँ भ्रमण 50 मीटर करने जाए, की तो। वो तो अनिवार्यता थी, प्रशासनिक अनिवार्यता थी, वो तो आपको करना ही था। लेकिन आप जाएं पाकिस्तान, वहां भ्रमण करें, आतिथ्य स्वीकार करें, बेशकीमती भेंटें आप स्वीकार करें, मैं इसकी बात कर रहा हूं। तमाम और तरीके के एजेंडा तैयार करें। ये जो गुपचुप तरीके से भ्रमण होता है, आज आपसे कहें या मुझसे कोई कहे कि आप पाकिस्तान जाओ कि एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, मैं आपका जवाब जानता हूं, मेरा जवाब आप जानते हैं। 100 बार ना, मैं समझता हूँ आपने मुझे बड़ा हल्का में समझ रखा कि जो मैं जाऊंगा वहां पर, एम्बेसी तक में तो हम लोग जाते नहीं। और मैं समझता हूँ कि लानत है ऐसे लोगों में जो पाकिस्तान के रिसेप्शन में पाकिस्तान डे में जाते हैं और आईएसआई के टुकड़ों के ऊपर मौज उड़ाते हैं। अब ये
एक तो ये जो एनएसए जो लगाया गया है इसके सोनम वांगचुक के ऊपर, तो मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि भाई एनएसए की तो एक प्रोसीजर है, एनएसए लगेगा, फिर वो एडवाइजरी बोर्ड उसको कंफर्म करेगा, एडवाइजरी बोर्ड कंफर्म करने के बाद में फिर आप उसको चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट में। ये सीधे सीधे हैबियस कॉर्पस लेके सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंच गए? देखिए, इनके एडवाइजर्स पैसे की तो कमी है नहीं। जब इन्होंने ये देखा कि पैसे की कमी है नहीं और कुछ भी ना हो, कम से कम पब्लिसिटी तो एक मिल जाएगी, सिंपैथी तो मिल ही जाएगी। तो इन्होंने पब्लिसिटी से भी देखी, आदमी बहुत ही शार्प है। आप भी मिले होंगे, मैं भी मिला हूं, ये आदमी बहुत शार्प है। नहीं, मैं नहीं और मिला। इसके अच्छा, मैं तो मिला हूं एक दो शोज में, बहुत ही शार्प। और मैं उसकी अप्रिशिएट करता हूं, उसकी शार्पनेस को, मेंटल अलर्टनेस को। और ये भी एंटिसिपेट कर लेता है आप क्या कहने वाले हैं, और उसके जवाब अपने, मैं समझता हूं माइंड ओवर टाइम काम करता है। जैसे हम देखा कुछ लोगों का दिमाग ओवर टाइम काम करता है, तो संजय जी आदमी निहायत शार्प, निहायत केपेबल। तो इसने कहा कि देखो, या तो हमें राहत मिलेगी हेबियस कॉर्पस में, राहत नहीं मिलेगी सिंपैथी मिलेगी, सिंपैथी मिलेगी या राहत ना मिली तो कम से कम अच्छी पब्लिसिटी हमें मिल जाएगी। और इनकी श्रीमती सोनम वांगचुक बहुत अच्छा काम कर रही है इनकी पब्लिसिटी के लिए। जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, सिंपैथी वेव, वकीलों के साथ सेल्फी वेल्फी लेकर के सोशल मीडिया को बिल्कुल इन्होंने पाठ दिया है पब्लिसिटी से, कि जुल्म की इंतहा, जुल्म जितना हुआ है। और क्या पाकिस्तान जाना कोई गुनाह है? पाकिस्तान जाना तो गुनाह है। पाकिस्तान जाने का अगर औचित्यपूर्ण नहीं है काम, तो गुनाह है, बिल्कुल गुनाह है पाकिस्तान जाना। अब ये देखिए कि अब ये चर्चा चल रही है कि आप सिंदूर 2.0 जो है वो शीघ्र लॉन्च होने वाला है। इसके इंडिकेशन बहुत सारे लोगों ने दे दिए, हमारे रक्षा मंत्री जी ने दे दिए, बातों बातों में कुछ कुछ हिंट्स जो हैं वो प्रधानमंत्री जी ने भी दे दिए, आर्मी चीफ ने कह दिया, एयर चीफ ने कह दिया, और उधर भी तैयारी चल रही है। पता चला कि सियालकोट एरिया में उन्होंने टैंक लगा रखे हैं। वो पुराने टैंक हैं, वो हमारे एक दो ड्रोन के बराबर है, उससे ज़्यादा तो उनका कुछ होना नहीं है। तो ऐसे में आपको क्या ये लगता है कि ये भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि ये जो पूरा कैंपेन है, ये आई लव मोहम्मद वाला, ये उसको भी डिसरप्ट करने का कोई प्रयास हो सकता है? आप याद करें कि जब सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री जी ने और कैबिनेट ने यही कहा कि इससे ऑपरेशन सिंदूर सतत चलता रहेगा, एंड एनी टेररिस्ट एक्ट विल बी टेकन एज एन एक्ट ऑफ वॉर। ये पहले तो कभी नहीं कहा था। अब तो खबर ये आ रही चिदम्बरम जी के 26/11 को हम लोग ने अटैक नहीं किया क्योंकि अमेरिका का दबाव था। तब आप देख ले 26/11 की क्या पोजीशन थी मुंबई हमले पे, और आज क्या बात है। लेकिन जो पाकिस्तान की तैयारी है, जनरल मुनीर की जो सेबर रैटलिंग है, जो उनके एक तरीके से, क्योंकि हेट इंडिया की बुनियाद के ऊपर ही पाकिस्तान टिका हुआ है। तो अगर कोई इंडिया से कोई अटैक या कोई हॉस्टिलिटी नहीं हुई, तो पाकिस्तान और पाकिस्तान का नेतृत्व ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके अलावा उसके पास कुछ है नहीं। अब आपने संजय जी इतना होमवर्क करके बताया कि उनके टैंक वहां खड़े हैं। अब भी जानते हैं कि उनकी जो फॉरेन एक्सचेंज की टोटल रिजर्व है वो कितने दिन की लड़ाई सस्टेन कर पाएगी, और उनकी कितनी माली हालात कैसे हैं। आपके तो ये मान के चलिए कि जो होजरी मैन्युफैक्चरर्स पंजाब के अगर इकट्ठा हो जाए, तो पाकिस्तान से ज्यादा जीडीपी के ज्यादा उनका टर्नओवर है। हम बड़े लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, अडानी अंबानी टाटा की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। वो तो 10 बार पाकिस्तान को खरीद लेंगे। लेकिन जो हमारे पंजाब के उद्यमी हैं, वही काफी है पाकिस्तान के जीडीपी को सरपास करने में। मैं कोई अपमान नहीं कर रहा, पहले हैसियत और औकात देख लो, और फिर सपने देखना, शेख चिल्ली के सपने देखना, और चंडू खाने की हाँकना। चंडू खाने के तुम हाँक रुके कि हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, और बाकी हिंदुस्तान के पास तो केवल पुष्प वर्षा की व्यवस्था है। हिंदुस्तान तो केवल पुष्प वर्षा करेगी। अभी इतनी तुम्हारी दुर्गत हो गई जाते हैं कि वर्षा तुम्हारे, अच्छी। जी, तो संजय जी अभी इनको औकात है, इनका भी वही हाल है, जिसको कहते हैं भारत में, हमारे यहाँ कहते हैं ओल्ड हैबिट, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। अब इसकी बात, आई लव सो एंड सो का जो स्लोगन है, क्या इससे पहले आपने क्या ऐसे बुरे उदाहरण नहीं देखे थे कि फौज के कॉन्वॉय जहां से जा रहे हैं वहां की सड़क खोद देना, हमारी आर्मी स्पेशल हाँ, फोर्स जो हमारे चल रही है। आजम खान जी प्रसिद्ध हैं उसके लिए तो। जी, तो अब सवाल ये उठता है, तो क्या हमें तैयारी नहीं करनी है? वो दौर अलग था कि जब आजम खां हो या कोई खां साहब हो, अगर हमारी फौज के ऊपर, इसका मतलब भारत माँ पे आक्रमण, हमारे आप के ऊपर आक्रमण, और आक्रमण होगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा बड़े कायदे से, कोई गलतफहमी कोई ना पाले। और यही नहीं,
सड़क खोदी गई, आर्मी स्पेशल ट्रेन के ऊपर पथराव किया गया, टंकियों में जहर मिलाया गया। ये भारत नया जागा हो भारत स्वीकार नहीं करेगा संजय जी। इसलिए अपनी खैरियत चाहते चुपचाप भारत मां की जय, वंदे मातरम कहो। नहीं कह सकते हो तो चुपचाप घर में बैठो। अगर कोई आपत्ति हो तो वो जबरदस्ती किसी से कुछ नहीं कहलवाएगा, लेकिन नहीं कह सकते हो अगर एनिमी रो। जनरल विपिन रावत सीडीएस 2.5 फ्रंट, और ये आज की बात नहीं है। तो जो आधा फ्रंट की बात आपने कही, ये वो आधा फ्रंट है जिसके ऊपर, और मैं चाहूंगा शौर्य पिक्चर में ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह का जो डायलॉग आखिर है कोर्ट मार्शल में, दुश्मन देश के बाहर ही नहीं है, दुश्मन देश के अंदर भी है। तो उस जो अंदर का दुश्मन है, उनको तो आप सतत 24/7 डील करते रहिए, 365 डेज अ ईयर, 7 डेज अ वीक, बिना अनवरत। आइडेंटिफाई, एक्सिक्यूट, आइडेंटिफाई, टेक केयर, आइडेंटिफाई एंड डू द नीडफुल। इलाज, ये सब जैसे उनका अंदर भी दीमक की सफाई होनी चाहिए, क्योंकि दीमक केवल बाहर की तरफ थोड़ी है, दीवार के अंदर भी है। प्रत्येक भारतवासी को संजय जी एक पुलिस अफसर होना है, एक राष्ट्रीय होना होगा, जिससे कि जो भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज हैं वो पुलिस और इंटेलिजेंस की नोटिस में ला करके उसको निष्क्रिय करें। जो हमारी ज्योति मल्होत्रा या इस तरीके के तत्व हैं, पाकिस्तान के प्रेम में पागल हुई थी, दानिश ऐसे धूर्त आईएसआई एजेंटों के चक्कर में पड़ करके, ऐसे लोगों के प्रति जागरूक रहना है। जी, तो आइए अब चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर विक्रम सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। संजय जी, बड़ी कृपा की आपने अवसर दिया। थैंक यू।